हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत। आज का जो टॉपिक होने वाला है हैंड्स ऑन हम करेंगे के मींस क्लस्टरिंग के ऊपर। हम प्रैक्टिकली एग्जांपल देखेंगे, प्रॉपर्ली मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा कि हमें क्या सॉल्व करना है एंड देन हम पूरा कोड करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि उसका आउटपुट क्या आता है, किस तरह से आउटपुट आएगा, और एंड में आपको मैं कोड एंड डेटा भी प्रोवाइड करूंगा। आप मेरी गिटहब रिपोजिटरी पे जाके इस कोड को भी डाउनलोड कर पाएंगे एंड डेटा को भी डाउनलोड कर पाएंगे। अपने सिस्टम पे आप सब कुछ रन कर पाओगे जो जो मैं आज करने वाला हूं। तो चलिए आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट करे आपको आगे लेके चलता हूं। डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं के मींस क्लस्टरिंग का एक्चुअल एंड प्रैक्टिकल सेशन। तो देखिए दोस्तों, ये हम यूज कर रहे हैं डेटाब्रिक्स का कम्युनिटी एडिशन, जो कि मैंने आपको इस कोर्स में स्टार्टिंग में ही सेटअप करना बताया था। बट ये जो कम्युनिटी एडिशन है इसको आप डेफिनेटली सेटअप करना, ये जुपिटर से काफ़ी हद तक बेटर है। ओके, अभी आपको समझ में आ जाएगा आगे जाके कि बेटर क्यों है, मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। नाउ द थिंग इज, सबसे पहले हमें चाहिए होता है डेटा। तो डेटा के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेबल पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप फाइल पे क्लिक करेंगे। ये है डेटा हमारा, इसमें मैंने कुछ कमी ऑब्जर्वेशन रखी है। एंड देन क्रिएट टेबल विद यूआई पे क्लिक करिए। अब ये मांगेगा क्लस्टर। तो ये क्लस्टर कैसे क्रिएट करना होता है, आपको न्यू पे जाना होता है, क्लस्टर पे क्लिक करिए। मैं आपको स्टेप वाइज दिखाना चाह रहा हूं। अब लेट्स से मैं यहाँ पे क्लस्टर बना दूं, कुछ भी आप नाम रख सकते हो अपनी चॉइस का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लेट्स से मैंने नाम रख दिया यहाँ पे क्लस्टर 6। क्लस्टर 6 पे मैं क्लिक करूंगा एंड मैं यहाँ पे क्रिएट कंप्यूट पे क्लिक कर दूंगा। सो इट विल से दैट माई रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड। उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। उसका रीजन ये है कि मेरा जो एक क्लस्टर है वो ऑलरेडी रनिंग है। मेरा क्लस्टर 5 ऑलरेडी रनिंग है, तो फ्री वर्जन में आप एक ही क्लस्टर रन कर सकते हो। बट आपके केस में क्या होगा, आपका क्लस्टर जो है वो 3 से 4 मिनट के अंदर क्रिएट हो जाएगा। अब आपको जाना है न्यू पे, सबसे पहले क्लस्टर बनाना है। आई टोल्ड यू, मैंने टेबल आपको बोला था, बट दैट इज अगेन एसोसिएटेड विद योर क्लस्टर। अब क्या होगा, आप टेबल पे क्रिएट करोगे, यहां पे जाओगे, डेटा को पुल करोगे, कहीं भी सेव कर लेना अपनी लोकेशन पे, क्रिएट टेबल विद यूआई। क्लस्टर आपका यहां पे शो होने लगेगा जब आप क्लस्टर क्रिएट कर दोगे। प्रीव्यू टेबल पे क्लिक करना, यहां पे आपकी टेबल लोड हो जाएगी। लेट्स से इस टेबल का नाम मैं ये रखता हूं, रिस्क डेटा 2.csv, या फिर इसका मैं नाम रखता हूं रिस्क डेटा _r। ओके, तो ये मेरी टेबल रेडी है। अब यहाँ पे कॉलम नेम आप ध्यान से देखो तो ये बाय डिफॉल्ट कॉलम नेम आ रहे हैं, बट मुझे बाय डिफॉल्ट कॉलम नेम नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास कॉलम नेम नीचे गिवन है। तो आप इस ऑप्शन को चेक कर लो, फर्स्ट रो इज हेडर पे मैं टिक कर दूंगा, क्रिएट टेबल पे क्लिक कर लो। देखिए ये डेटाब्रिक्स वगैरह जो है ना, दिस इज वेरी मच इन ट्रेंड। जुपिटर नोटबुक पे फ्रेशर लेवल पे ठीक है आप कर लो, लेकिन डेटाब्रिक्स की जॉब बहुत है। मर्सिडीज, BMW, वॉल्वो, Amazon, फ्लिपकार्ट, एडोबे, ओरेकल, हर जगह पे जॉब है इसकी। क्योंकि जो डेटाब्रिक्स के फाउंडर है ना, एक्चुअली स्पार्क के भी फाउंडर वही हैं। तो आज के टॉपिक में हम ऑब्वियसली डेटाब्रिक्स को समझेंगे। तो स्पार्क बैकएंड पे काम कर रहा है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम भी कवर कर रहे हैं, सब कुछ मजा आने वाला है। अच्छा जी, अब आप न्यू नोटबुक पे क्लिक कर लेना एंड देन व्हाट यू विल डू, आप यहां पे जो मैं आपको कोड देने वाला हूं वो पेस्ट कर लीजिएगा। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या होगा, आप डायरेक्टली मेरे गिटहब पे जाना और मेरे गिटहब से आपको ये फाइल मिलेगी, के मींस क्लस्टरिंग नाम से वहां पे फाइल होगी, और आप डायरेक्टली बस इस फाइल को डाउनलोड करके यहां पे ओपन कर लेना डेटाब्रिक्स के अंदर, और ये आपकी ओपन हो जाएगी। अब चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ, जो कि है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। देखिए आज के मींस क्लस्टरिंग को यूज करके जो मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट यूज करने वाला हूं वो ये है कि जो बैंक होता है, बैंक में हर तरह के कस्टमर होते हैं। कुछ होते हैं रिस्की कस्टमर, कुछ होते हैं मीडियम रिस्क कस्टमर, कुछ होते हैं लो रिस्क कस्टमर। रिस्की कस्टमर क्या होते हैं, जिनका बिहेवियर आप प्रेडिक्ट जल्दी से नहीं कर सकते, जिनके ऊपर बहुत बड़ा लोन है, उनका उतना उनके पास शायद डेट भी नहीं है। जैसे विजय माल्या का मैं एग्जांपल लूं, विजय माल्या जो थे, जब उन्होंने लोन लिया तो उन्होंने काफी उसमें बैकएंड पे चीजें ऐसी हुई कि उनको उनकी वर्थ से ज्यादा लोन मिलता चला गया। तो बेसिकली ही इज अ वेरी रिस्की कस्टमर। जो आपके मेरे जैसा सैलरीड बंदा है, जो जिनको मंथली सैलरी मिलती है, उनको बैंक कभी इतना लोन देता ही नहीं है कि वो रिस्की कस्टमर के तौर पे आगे बढ़े, अनटिल और अनलेस कि बैकएंड पे कुछ उन्होंने जुगाड़ किया है बैंक के साथ, जो कि एक नॉर्मल बंदे के लिए तो फिजिबल है नहीं। अब बैंक को यहां पे क्या करना है, बैंक का जो ऑब्जेक्टिव है, जो प्रॉब्लम यहां सॉल्व कर रहे हैं, वी आर डूइंग रिस्कीनेस सेगमेंटेशन यूजिंग दिस के मींस क्लस्टरिंग सेगमेंट। अब यहां पे एक चीज आप ध्यान दीजिए, क्लस्टर और जो सेगमेंट होता है ना, दिस इज मोर ओवर वर्ड प्ले। क्लस्टर क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप। सेगमेंट जो होता है, सेगमेंट भी वही होता है, बट यहां पे हम के मींस क्लस्टरिंग पे ही स्टिक रहते हैं।
तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ बैंक वांट टू आइडेंटिफाई रिस्की कस्टमर टू ऑप्टिमाइज द लेंडिंग पॉलिसीज एंड रिड्यूस पोटेंशियल डिफॉल्ट। मतलब बैंक क्या चाहता है, इन 3 कैटेगरी में कस्टमर को डिफाइन करना चाहता है कि ये मेरे कुछ कस्टमर हैं जो लो रिस्क हैं, ये मीडियम रिस्क है, हाई रिस्क है। हाई रिस्क पे बैंक ऑब्वियसली नजर ज्यादा रखेगा, तो हाई रिस्क उनके लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है। अब इसके लिए मेरे पास जो डेटा सेट है जो मैंने आपको भी दिखाया था, उसमें मेरे पास ये सब कॉलम है। क्रेडिट स्कोर है, आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है, मंथली इनकम है, लोन टू इनकम रेशियो है, ऑब्वियसली लोन कितना बंदा मांग रहा है, उसकी इनकम कितनी है, उन दोनों का रेशियो। देन उसकी पेमेंट हिस्ट्री, कि मतलब उसके पास लेट्स से क्रेडिट कार्ड थे या उसके पास डेबिट कार्ड थे, तो अगर वो उनसे कभी अमाउंट बोरो करता था क्रेडिट कार्ड से, तो उसकी जो हिस्ट्री है वो कैसी रही है, मतलब वो कभी डिफॉल्ट तो नहीं करता, ये सारी चीजें चेक करेंगे। एंड नंबर ऑफ डिफॉल्ट, कि पास्ट में उसने कितनी बार ऐसा किया है कि उसने क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है वो ऑन टाइम नहीं करी है, और 90 डेज से ज्यादा अगर आप 3 महीने कंटिन्यूसली ईएमआई अपनी छोड़ देते हो तो उसको डिफॉल्ट करना कहते हैं, उस केस को ये कंसिडर करेंगे। अब यहां पे हमारा गोल क्या है, यूजिंग द के मींस क्लस्टरिंग टू क्लासिफाई कस्टमर इनटू डिफरेंट रिस्क कैटेगरी। क्या रिस्क कैटेगरी है वो, लो रिस्क कैटेगरी, कस्टमर विद हाई क्रेडिट स्कोर। लो रिस्क मतलब लो रिस्क कस्टमर कौन होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा होता है, जैसे कि एक ज्वेलर जो है उसका जो वो काफी लो रिस्क की कस्टमर है। रीजन, क्योंकि उसके पास अमाउंट बहुत ज्यादा है। और लो रिस्क की जो डेफिनेशन है वो ये है, कस्टमर विद हाई क्रेडिट स्कोर, लो लोन टू इनकम रेशियो, मतलब उनकी इनकम उनके लोन के कंपैरिजन में हाई है, एंड गुड पेमेंट हिस्ट्री, उसको कहते हैं लो रिस्क कस्टमर। मीडियम रिस्क कस्टमर क्या होता है, कस्टमर विद मॉडरेट क्रेडिट स्कोर एंड लोन टू इनकम रेशियो बट नो डिफॉल्ट, मतलब आज तक उसने कोई डिफॉल्ट नहीं करा, तो वो मीडियम रिस्क कस्टमर हो गया। अब हाई रिस्क कस्टमर क्या होता है, कस्टमर विद लो क्रेडिट स्कोर, मतलब वो लो क्रेडिट स्कोर वाला बंदा है, हाई लोन टू इनकम रेशियो, मतलब उसकी जो लोन है वो काफी हाई है इनकम के कंपैरिजन में, एंड फ्रीक्वेंटली वो डिफॉल्ट करता है, तो ये है आपका हाई रिस्क कस्टमर। अब मॉडलिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो मैंने यहां पे कमेंट में डाला है। नंबर 1 स्टेप, डेटा कलेक्शन, डेटा प्रिपरेशन, डेटा सिलेक्शन, फीचर सिलेक्शन बेसिकली। के मींस क्लस्टरिंग, ऑब्वियसली हम अप्लाई करेंगे नीचे जाके। देन इंटरसेप्ट रिजल्ट, इंटरसेप्ट रिजल्ट का मतलब है आपको रिजल्ट को एनालाइज करना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, एप्लीकेशन देखनी है, वो सारी चीजें आपको चेक करनी है। एंड देन डिप्लॉय द इनसाइट। डिप्लॉय इनसाइट का मतलब हुआ कि अलर्ट रेज करना, आपको बताना है कि कौन सा जो सेगमेंट है वो कितना रिस्की है, लास्ट में उस सेगमेंट को ऑब्वियसली आप ज्यादा एनालाइज करोगे, फिर उन कस्टमर पे आप ज्यादा ध्यान देके और फिगर आउट करोगे कि किस तरह से आप रिस्क को अवॉइड कर सकते हो। तो इस तरह की प्रॉब्लम में के मींस क्लस्टरिंग यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिकली एक प्रॉब्लम को एलिमिनेट करना है कि ये जो रिस्की कस्टमर है अगर ये डिफॉल्ट कर गए तो क्या होगा, आपका लॉस होगा, तो आपको उसको एलिमिनेट करना है प्रॉब्लम को। नाउ लेट्स गो टू द कोडिंग पार्ट। यहां से हमारा मॉडल बिल्ड स्टार्ट होता है। देखिए सबसे पहले हमने कोड तो ऑलरेडी यहां पे डाला हुआ है मैंने इसमें, अब आपको मैं लाइन बाय लाइन समझाता हूं कि कोड में हो क्या रहा है। पहली 4 लाइन आप देखो, पाइस्पार्क के पैकेज के अंदर एक एसक्यूएल पैकेज है, देन मशीन लर्निंग का पैकेज, ऑब्वियसली हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई करने वाले हैं, एमएल पैकेज, एंड देन सीक्वल पैकेज, क्योंकि हमें यूज करना है स्पार्क सेशन, जिससे कि स्पार्क पुल हो जाता है, सेशन में रन हो जाता है। देन वेक्टर असेंबली, वेक्टर असेंबलर क्या होता है, इसका पार्ट काम होता है बहुत सारे कॉलम्स को, बहुत सारे फीचर को एक सिंगल वेक्टर में क्रिएट करना। वेक्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फीचर। देन क्लस्टरिंग, ऑब्वियसली क्लस्टरिंग का हमें जो एल्गोरिदम है वो अप्लाई करना है, तो ऑब्वियसली हम के मींस क्लस्टरिंग, क्योंकि क्लस्टरिंग बहुत सारी टाइप की होती है, तो इसलिए हमने के मींस यहां पे ले लिया। देन हमें कॉलम की जरूरत पड़ेगी, कॉलम ऑब्जेक्ट ही ऑब्वियसली नीचे यूज होता है, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों। तो पाइस्पार्क के पैकेज में से, फंक्शंस में से कॉलम के फंक्शन को आप पुल कर लो। अब जनरली क्या होगा, आप अगर जुपिटर वगैरह में इसको रन कर रहे हो तो आपको स्पार्क सेशन क्रिएट करना होता है, इसलिए मैंने ये कोड भी यहां पे कमेंट करके डाला है। ये आप अगर सीएसवी डायरेक्टली पुल कर रहे हो जुपिटर के अंदर तो वहां पे आपको इस कोड की जरूरत पड़ेगी, बट यहां पे डेटाब्रिक्स में आपको इस सब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब जो पाइस्पार्क सेशन बिल्डर वगैरह होता है ये बाय डिफॉल्ट होता है डेटाब्रिक्स में, तो बहुत इसीलिए डेटाब्रिक्स मुझे पर्सनली अच्छा लगता है एंड बहुत ज्यादा यूज होता है, जॉब्स बहुत ज्यादा मिलती हैं इसकी। अच्छा जी, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। सबसे पहले मैंने यहां पे एक डेटा फ्रेम क्रिएट करा, स्टेप 1 जो मेरा है, स्टेप 2 यहां पे जो है, इन दोनों को मैंने सिंगल स्टेप में कर लिया डेटाब्रिक्स में। मैं क्या कर रहा हूं, स्पार्क डॉट सीक्वल को कॉल किया, सिलेक्ट स्टार, और यहां पे मैं अपनी टेबल का नाम दूंगा। टेबल मैंने क्या बनाई थी, टेबल आप जाके देख सकते हो कैटलॉग में, यहां पे आपके सामने मैंने भी ये टेबल बनाई थी, रिस्क अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर आर। तो चलते हैं रिसेंट में और यहीं पे अपनी उसी टेबल को कॉल करते हैं, रिस्क अंडरस्कोर डेटा, रिस्क अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर आर। ये हमारी टेबल हो गई। अब मैं यहां पे शो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा, बेसिकली डेटा फ्रेम डॉट शो, इसको रन करते हैं इसी सेल को।
रन द सेल, एंड ये आपका डेटा आ गया। तो ये हमारी रोज थी। अगर आप डेटा भी चेक करोगे ना, जब आप गिटहब से उठाओगे डेटा को, ये आपके पास कॉलम्स हैं। कस्टमर आईडी, क्रेडिट स्कोर, उसका आउटस्टैंडिंग लोन कितना बचा हुआ है, उसकी मंथली इनकम क्या है, लेट्स से इसकी मंथली इनकम 5,000 है, 10,000 का लोन बचा है। इसकी मंथली इनकम कितनी है, 4,400, बट इसका 45,000 का लोन बचा है। पेमेंट हिस्ट्री कैसी रही है उसकी, कितने मंथ की पेमेंट हिस्ट्री है, मतलब पिछले 98 महीने से वो सिस्टम में है, कोई बंदा ऐसा है जो 70 महीने से है। देन नंबर ऑफ डिफॉल्ट की, मतलब यहां पे 90 महीने में इस बंदे ने 2 बार डिफॉल्ट करा है। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है। डेटा फ्रेम आपका रेडी हो गया। तो ये आपका स्टेप 1 और 2 कंबाइन करके डेटाब्रिक्स में इजीली हो गया। नाउ डेटा प्रिपरेशन की बात आती है। यहां पे हम कॉल करेंगे बेसिकली एक वेक्टर, हम यहां पे क्रिएट करेंगे। वेक्टर यहां पे आप देखो, बट उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक फीचर कॉलम मैंने बनाया जिसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट कॉलम्स थे वो सारे डाल दिए। आप यहां पे देखो, क्रेडिट स्कोर ये वाला उठा लिया हमने, क्रेडिट स्कोर। देन उसके बाद आउटस्टैंडिंग लोन उठा लिया, मंथली इनकम उठा ली, पेमेंट हिस्ट्री उठा ली, नंबर ऑफ डिफॉल्ट। हमने सिर्फ कस्टमर आईडी को छोड़ दिया, क्योंकि कस्टमर आईडी हमारे लिए एक इन्फ्लुएंशियल फीचर नहीं है। कस्टमर आईडी से आप डायरेक्टली नहीं बता सकते कि 100 कस्टमर आईडी वाला बंदा डिफॉल्ट करेगा या नहीं, तो इसको कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। और जब आप फीचर सिलेक्शन करोगे तो आप इस वाले वेरिएबल को यहां पे पुल नहीं करोगे। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हमने एक डेटा फ्रेम बनाया जहां पे डेटा फ्रेम डॉट सिलेक्ट, और उसके बाद हमने ये पूरी स्ट्रिंग लिखी। इसका काम क्या है, देखिए मैंने एक एक आपको डिटेल वाइज बताया। डेटा फ्रेम क्या है, यहां पे इस वाली लाइन को मैंने पूरा डिकोड करके यहां कमेंट डाले हैं। डेटा फ्रेम, दिस इज अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट इन पाइस्पार्क। सिलेक्ट का क्या यूज है, दिस मेथड इज यूज टू सिलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम और ट्रांसफॉर्म इनटू डेटा फ्रेम, जो कि ऑब्वियसली यहां पे हो रहा है डेटा फ्रेम में। अब कॉल सी क्या है, हमने ऊपर, आपको याद है ऊपर मैंने कॉल सी को यहां पे कॉल्स, मैंने बेसिकली कॉलम का जो फंक्शन होता है उसको कॉल किया था। तो अब हम यहां पे नीचे कॉल सी को यूज कर रहे हैं। कॉल सी क्या करता है, द कॉलम फंक्शन इज यूज्ड टू रेफर अ कॉलम सी बाय इट्स नेम इन द डेटा फ्रेम। सी रिप्रेजेंट अ स्ट्रिंग कंटेनिंग द कॉलम नेम। देन उसको हम कास्ट कर रहे हैं डबल फॉर्मेट में। अब ये तो आप लोग जानते हैं, देखिए कास्टिंग होती है मतलब कि जो डेटा टाइप है उसका चेंज हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। उसके बाद है अलियास सी। अलियास सी क्या है, दिस इज यूज टू रीनेम द कॉलम, इन दिस केस इट कीप्स द कॉलम एज सी आफ्टर कास्टिंग, कॉलम का नाम चेंज हो जाएगा। देन फीचर कॉलम क्या कर रहे हैं यहां पे, दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी लिस्ट ऑफ कॉलम नेम यू वांट टू अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली सारे कॉलम के जो नाम है ना, ये कॉलम नेम, ये सब इस एक के अंदर चले जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस होल इक्वेशन जो मैंने यहां पे डाली है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अब मुझे नीचे वेक्टर असेंबलर बनाना है, उसके लिए मुझे डेटा फ्रेम यूज करना है। यहां पे मैंने असेंबलर एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर वेक्टर असेंबलर डाल दिया। वेक्टर असेंबलर कहां से आया, थोड़ा ऊपर चलो, ये रहा वेक्टर असेंबलर। ओके, इसका काम होता है एक वेक्टर क्रिएट करना जिसके अंदर आपके सारे फीचर्स होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, वेक्टर असेंबलर कॉल किया, इनपुट कॉलम हमारा फीचर कॉलम है जो मैंने यहां पर बना लिया। ये हमारे इनपुट्स हैं सारे। देन आउटपुट है फीचर्स। फीचर्स नाम से मैंने एक आउटपुट बनाया जो कि अभी कैलकुलेट होगा आगे जाके। डेटा प्रेप एक और ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर मैंने ट्रांसफॉर्म करके इस नए डेटा सेट को डाल लिया। अब आप देख सकते हो इसको अगर मैं रन करूं तो हमारे पास यहां 2 ऑब्जेक्ट रेडी हैं, एक हमारा डेटा प्रिपरेशन, एक हमारा डेटा डीएफ। मतलब डेटा प्रिपरेशन एक अलग डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया और जो नॉर्मल डेटा सेट था आपका, डेटा फ्रेम था बेसिकली, वो आपका यहां पे है। नीचे आप देखो डेटा डीएफ एंड देन डेटा प्रेप। डेटा प्रेप की इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिखा रहा क्योंकि अभी हम इसको शो करेंगे, देन इट विल शो दिस। नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा क्लस्टरिंग, आप अप्लाई करोगे, के मींस क्लस्टरिंग। के मींस क्लस्टरिंग को देखो समझना बहुत इजी है, ये इक्वेशन ध्यान से देखना। एक ऑब्जेक्ट बनाया के मींस का, के मींस कॉल कर लिया मैंने। के मींस कहां से कॉल करा, ये ऊपर मैंने पूरा पैकेज कॉल किया था के मींस वाला, ये वाला आप देखो, इसी को मैंने नीचे कर लिया कॉल। फीचर कॉलम क्या है हमारा, फीचर्स रहेगा। अगर ये चीज आपको समझ नहीं आ रही, आपको एक बार इससे प्रीवियस वीडियो जाके देखने पड़ेंगे मेरे 2-3, वहां पे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। लाइन टू लाइन वीडियो है मेरे, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डीसी एंट्री, रैंडम फॉरेस्ट सिंगल वीडियो में, और उसके बाद ये चौथा एल्गोरिदम है। चारों सबसे ज्यादा यूज होते हैं, इन चारों के बेसिस पे आपकी जॉब लग सकती है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं ये बात। अच्छा जी, तो फीचर कॉलम है आपका यहां पे फीचर्स। देन प्रेडिक्शन कॉलम है, नया कॉलम मैंने बनाया कि रिस्की क्लस्टर K3, मतलब मैं 3 सेगमेंट बना रहा हूं। कितने हमें बेसिकली क्लस्टर बनाने हैं, मुझे 3 ही क्लस्टर बनाने हैं, इसलिए मैंने K = 3 लिख दिया। एक लो रिस्की कस्टमर वाला, एक मीडियम वाला और एक हाई वाला। सीड 42, आप कुछ भी दे सकते हो, 42 की जगह आप 55 दे दो।
इसका मतलब क्या होता है, रैंडम सैंपलिंग जो होगी वो एवरी 40 सेकेंड वैल्यू को आप उठा के रैंडम सैंपलिंग करोगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नाउ यू आर ट्रेनिंग द मॉडल। अभी आपने क्या किया, इनिशियलाइज द के मीन्स मॉडल विथ 3 क्लस्टर, लो, मीडियम एंड हाई रिस्क। यहां पे आप क्या कर रहे हो, ट्रेन द मॉडल कर रहे हो। मॉडल को ट्रेन कैसे करोगे, उसके लिए एक फंक्शन होता है फिट। आप उसकी फिटनेस चेक करोगे कि के मीन्स जो मैंने यहां पे मॉडल बनाया है उसकी डॉट फिट और डेटा प्रिपेयर्ड वाला डाल दो। डेटा प्रिपेयर्ड कौन सा है, डेटा प्रिपेयर्ड है ये जो जिसमें आपने वेक्टर सारे डाले थे। ओके, नाउ व्हाट यू विल डू, गेट क्लस्टर सेंटर। मैंने आपको एल्गोरिदम में बताया था ना के मींस क्लस्टरिंग में, इससे प्रीवियस वीडियो में, कि आपको सेंट्रॉइड फाइंड करना होता है। सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करेंगे वो बताता हूं। क्लस्टर सेंटर इक्वल टू के मीन्स मॉडल जो आपने बनाया फिटनेस के बाद एंड क्लस्टर सेंटर, ये आपका एक फंक्शन होता है। दिस मेथड बेसिकली रिटर्न्स द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द क्लस्टर आफ्टर के मीन्स एल्गोरिदम हैव बीन ट्रेन्ड। द सेंट्रॉइड रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ ईच क्लस्टर इन द फीचर स्पेस। उसके बाद आपने उसको सिंपली प्रिंट कराया। उसके बाद फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन सेंटर एन्यूमरेट क्लस्टर सेंटर। ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट, फॉर आई हर एक इटरेशन के लिए सेंटर इन दिस होल बेसिकली फॉर्मूला द लूप इटरेट्स ओवर ईच क्लस्टर सेंटर विद, क्योंकि हमारे पास 3 क्लस्टर है, ध्यान से देखो ये K3 थे ना, विद आई बीइंग द क्लस्टर इंडेक्स एंड सेंटर बीइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ द क्लस्टर सेंट्रॉइड। और उसके बाद आपने उसको करा लिया प्रिंट। अब मैं इसको अगर रन करता हूं, इसको मैं रन करता हूं, रन द सेल, ये रन हो रही है स्पार्क जॉब, ये आ गया आपके क्लस्टर के सेंटर। देखो तीनों क्लस्टर बन गए आपके, तीनों की वैल्यू आ गई है। अब मैंने यहां पे कमेंट डाला है क्लस्टर 0, देखिए सेंट्रॉइड वैल्यूज आर 730 टू 20,000। यहां पे अगर आप ये जो वैल्यू इनको कन्वर्ट करो तो ये सब वैल्यू आ जाएंगी। देखिए 1 की वैल्यू आ जाएगी 585, देख सकते हो आप 585। देन यहां पे वैल्यू है 643, तो ये वही वैल्यूज है इन शॉर्ट। Now each centroid represent the average characteristics of the data point with that cluster. The k-means algorithm cluster data points based on their similarity with a point in each cluster being close to the corresponding centroid. I hope this is making sense to you. ये पूरी आपको चीट शीट भी मिलने वाली है इस पूरे कोड के साथ। GitHub में ये सब मिल जाएगा आपको इसी नाम से, k-means clustering के नाम से एक पाइथन फाइल पड़ी होगी, उसको उठा लेना। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रिडिक्ट द कस्टमर। अब देखिए यहां पे हम प्रिडिक्शन करेंगे एंड उसके लिए हम नया एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे प्रिडिक्शन। के मींस मॉडल ऊपर से आया है आपका। के मींस मॉडल कहां पे बनाया था आपने, देखिए ध्यान से, के मींस मॉडल यहां से आपने इसको पुल करा एंड ट्रांसफॉर्मेशन आपने लगाया यहां पे मेथड, और डेटा प्रिपेयर्ड जो ऊपर बनाया था उसके ऊपर लगा दिया। नाउ डिस्प्ले द प्रेडिक्शन विद द ओरिजिनल फीचर। यहां पे आप रिस्कीनेस उनकी दिखाओगे कि कौन सा जो आपका कस्टमर है वो कौन से सेगमेंट में जा रहा है, और वो कौन सा कॉलम दिखाएगा, रिस्क क्लस्टर। तो देखो आउटपुट आ चुका है, स्पार्क जॉब कंप्लीट हो गई है। क्रेडिट स्कोर, ये सब कॉलम, ये भी कॉलम, ये वाला कॉलम एंड ये वाला कॉलम, इतने कॉलम्स हमारे इनपुट में थे। अब हमारे पास एक नया कॉलम बन के आया है रिस्क क्लस्टर, और रिस्क क्लस्टर में क्या वैल्यू है, 0, 2 एंड 1। तो बेसिकली खाली 3 ही वैल्यू हैं। 0 इज लो रिस्की कस्टमर, 1 इज मीडियम रिस्की एंड 2 इज हाई रिस्की, अल्ट्रा रिस्की, एंड दिस इज अ लाइकलीहुड। ये परमानेंट वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने एक बार डिफाइन कर दिया तो अब वो उसी सेगमेंट में रहेंगे, क्योंकि देखिए जो डायनेमिक्स हैं वो कभी भी चेंज हो सकते हैं। लेट्स से आपका एक लो रिस्क की कस्टमर था जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, ठीक है, मैं आपको रियल लाइफ सिनेरियो बता रहा हूँ। इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको ये थॉट प्रोसेस के साथ जाना है। तो क्या होना है, आपसे पूछा जाएगा कि क्या सिचुएशन है कि जो लो रिस्क की कस्टमर था वो सडनली डिफॉल्ट कर गया। अब एग्जाम्पल के लिए कोई हाई नेट इंडिविजुअल बंदा था जिसके पास बहुत सारा बिजनेस था, और उसका जो मोस्टली बिजनेस था लेट्स से वो था आपका किसी ऐसी कंट्री में कि अफगानिस्तान में। ओके, अब अफगानिस्तान में उसकी जो फर्म थी ऑब्वियसली उसके बेसिस पे उसकी वैल्यू थी, बट अफगानिस्तान पे सडनली यूएस ने कर दिया अटैक और उस जगह पे हो गई बॉम्बिंग। तो वो बंदा सडनली जो लोन उसने लिया हुआ था अगर बैंक से उस पर्टिकुलर फैक्ट्री के लिए, तो वो नहीं चुका पाएगा। तो कई बार इस तरह की अनहोनी हो जाती हैं और लो रिस्की सडनली हाई रिस्की में पहुंच जाता है, हाई रिस्की भी कई बार लो रिस्की में पहुंच जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हाई रिस्की कस्टमर था, उसने कुछ शेयर्स ले लिए कहीं से, उसके शेयर्स मल्टीप्लाई हो गए। जैसे एनवीडिया के जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी बल्ले बल्ले हो रखी है, एनवीडिया के एम्प्लॉय सब करोड़पति हो गए हैं। मतलब
बिकॉज उसका जो शेयर है वो इतनी तेजी से भागा है, आप चेक कर लीजिएगा पिछले 2 साल के अंदर एनवीडिया कहां से कहां पहुंच गया। तो वो बंदे जो हैं वो हाई रिस्की से लो रिस्की में पहुंच गए क्योंकि उनके पास सडनली पैसा आ गया कहीं से। तो दैट्स हाउ क्लस्टर में चेंजेस हो सकते हैं, ये सब लाइकलीहुड है। अब देखो यहां पे मैंने ये डिफाइन भी कराया है, रिस्की क्लस्टर, द क्लस्टर लेबल असाइन बाय द के मींस एल्गोरिदम इंडिकेट द रिस्कीनेस ऑफ ईच ग्रुप। क्लस्टर 0 इज लाइकली लो, लाइकली देखो ये लाइकली वर्ड जो मैं यहां पे लिख रहा हूं ना, दिस इज टॉकिंग अबाउट द मोर लाइकलीहुड, कि हम हमेशा अजम्पशन लेते हैं, हम लाइकलीहुड की बात करते हैं। यू कैन नॉट से 100% लो रिस्की कस्टमर 100%, वो नहीं आप कह सकते। सो क्लस्टर 0 इज लो रिस्क इंडिविजुअल, क्लस्टर 1 इज मीडियम रिस्क, क्लस्टर 2 इज हाई रिस्क, एंड दिस इज अ लाइकलीहुड। यहां पे हमारा मॉडल हो गया है कंप्लीट, हमने वो चीज पूरी डिफाइन कर ली। आपके जो कस्टमर्स हैं वो इस बकेट में फॉल हो गए। अब यहां पे आप कंडीशन लगा के कुछ भी चेक कर सकते हो। लेट्स से एक वेयर कंडीशन डाल दो, वेयर रिस्क क्लस्टर इज इक्वल टू 2, उन सारों की लिस्ट निकाल लो और उनको 1 by 1 ट्रैक डाउन करना शुरू करो कि हम इनको रीच आउट करते हैं ताकि हमारे जो रिस्की कस्टमर है वो हमारे रडार पे रहें एज अ बैंक। तो यहां पे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे। अब लास्ट में मैं क्या कर रहा हूं, आई एम जस्ट सेविंग द फाइल। ये जो मेरी फाइल बनी है उसको मैं इस लोकेशन पे सेव कर रहा हूं पर्टिकुलरली, सो दैट इज अगेन अ ऑप्शनल स्टेप। तो देखिए ये था पूरा हमारा मॉडल जहां पे हमने के मींस क्लस्टरिंग को इंप्लीमेंट किया। एंड ये जो एग्जांपल है ये इतना रियल लाइफ एग्जांपल है, इसको आप अपने रिज्यूम में भी डाल सकते हो। इनफैक्ट आप अगर 2-3 साल एक्सपीरियंस पे हो ना, तो दिस इज अ एग्जांपल विच यू कैन इंप्लीमेंट एंड शो इन योर इंटरव्यू दैट आई वाज पार्ट ऑफ अ टीम जहां पे हम क्लस्टरिंग पे काम करते थे। हम जो सेगमेंट वाइज हमारे रिस्की कस्टमर हैं उनको पूरी बकेट्स प्रिपेयर करते थे। सिमिलरली बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आप बोल सकते हो इस बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा के मींस क्लस्टरिंग का पूरा वीडियो। एंड ये थे हमारे एल्गोरिदम्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। देखिए हमने कवर किया था लीनियर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड देन डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट एंड आज के मींस क्लस्टरिंग। ये जो 5 आपके बेसिकली आप मॉडल कह लो या स्टैटिस्टिकल टेक्निक कह लो, पाईस्पार्क में बहुत ही अमेजिंगली काम करते हैं। स्पार्क अपने आप में बहुत फास्ट रन होता है, आपको पता है ये बात, मैंने मल्टीपल टाइम आपको ये बात बताई है। इसी तरह से पाइथन एक अमेजिंग लैंग्वेज है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, जिस कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, बेसिकली पाइथन, स्पार्क, स्टैटिस्टिक्स एंड बैक एंड पे यूनिक्स कमांड, ये आप सीख लो एंड आपकी जॉब पक्की है। डेटा इंजीनियर के तौर पे आपको कोई भी कंपनी हायर कर लेगी। ये जो मेरा पूरा कोर्स है, अगर आप इसको अच्छे से गो थ्रू कर रहे हो, आपका बेस सेट हो जाएगा, बहुत अच्छे से बेस सेट हो जाएगा। उसके बाद आप इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। धीरे धीरे जैसे इंटरव्यू दोगे ना, 1-2 इंटरव्यू में फेल होगे, आपको पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कमियां क्या हैं। इसी तरह से इंटरव्यू क्रैक होते हैं। इंटरव्यू एक दिन में कभी क्रैक नहीं होता, ये भी मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा। इट्स नेवर दैट कि आप एक दिन बैठे हो एंड देन यू आर थिंकिंग कि आज मैं इंटरव्यू क्रैक कर दूँ। ऐसे कभी नहीं होता कि आप एक ही इंटरव्यू में गए एंड यू नेल्ड इट। तो अपनी प्रिपरेशन हमेशा इस तरह से ही करिएगा कि एक सर्टेन लेवल तक तैयारी करो। और जो लोग 6-6 महीने देते हैं तैयारी को, आई डोंट बिलीव इन दैट। आई वुड से 1 से 2 महीने का टाइम रखो। 1 महीने में टाइटली दिन का 2 से 3 घंटा पढ़ो। 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिज्यूम रेडी होना चाहिए। 1 महीने बाद अपना रिज्यूम हर पोर्टल पे डाल दो और आपका रिज्यूम आपका एकदम कटिंग एज होना चाहिए, हाईलाइटेड होनी चाहिए उसमें टर्म्स, और इस बेसिस पे जॉब अप्लाई करो। धीरे धीरे 1-2 जगह फेल हो गए आप, उसके बाद खुद ही पास होने लगोगे। और 1 दिन चाहिए आपको, क्योंकि आपको फेल होने के लिए 10 कंपनियां चाहिए, दैट्स ओके, बट आपको सिलेक्ट होने के लिए एक आपकी ड्रीम कंपनी चाहिए एंड देन यू विल बी गोइंग देयर एंड देन मजे ही मजे हैं, सिंपल। तो चलिए इस नोट पे इस वीडियो को मैं खत्म करूंगा एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद नहीं भी आया प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हमेशा ढूंढता हूँ और हर एक कॉमेंट को मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ। सो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप मुझे बताएंगे कॉमेंट करके, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको लगा है। एंड इस नोट पे इस वीडियो को मैं आज खत्म करूंगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं थोड़ा एफर्ट मारता हूँ तो 2-3 चीज़ें आपसे मुझे चाहिए होती हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। तो ये 4 चीज़ें प्लीज़ मुझे दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट।